गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 7वां। अध्याय 7वां में अभी तक हम लोगों ने जाना क्या होता है स्थानांतरीय गति और क्या होता है घूर्णन गति। अब बढ़ रहे हैं उसी क्रम में आगे, और आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करेंगे हम। ठीक, तो देखिए, अगर कोई हमारे पास बड़ा बॉडी है, बड़ा पिंड है, और जब वो घूमता है, जब वो बड़ा सा पिंड जब ऐसे घूमेगा, गति करेगा, और कैसी गति करेगा, वृत्तीय गति करेगा, तो वो किसी न किसी केंद्र के अलॉन्ग ही, केंद्र के चारों तरफ ही घूमेगा। अब मेरे पास दिखाने के लिए बड़ा तो है नहीं, आप ऐसा समझ सकते हैं ग्लोब, जैसे कि ग्लोब एक इतना बड़ा सा ग्लोब है और वो एक बड़ा सा पिंड है, और जब उसके सारे कण ऐसे घूमेंगे तो वो किसी न किसी केंद्र के चारों तरफ ही घूमेंगे, केंद्र के अबाउट ही घूमेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये जैसे कि ये है हमारे पास, और जब हम इसको रोटेट कराएंगे, जब ऐसे हम इसको घुमाएंगे, ये जब ऐसे घूमेगा तो इसका जो यहाँ पे कण होगा, इसके कण का जो केंद्र होगा घूमने का, और यहाँ पे जो एक हमारा कण होगा उसके कण का जो घूमने का केंद्र होगा, जिस केंद्र के चारों ओर वो कण घूमेगा, यहाँ वाला, क्या दोनों कणों का केंद्र एक समान होगा? इसमें बहुत सारे कण होंगे। एक कण यहाँ है और इसके ये ऐसे घूम रहा है यहाँ पे, और एक कण यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, और एक कण यहाँ पे है वो ऐसे घूम रहा है। तो क्या सारे सारे कणों के केंद्र एक जैसे होंगे, बराबर होंगे? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। एक केंद्र के अलॉन्ग तो ये सभी कण घूमेंगे नहीं। तो होगा क्या, सारे कणों के एक अलग अलग केंद्र होगा जिसके चारों तरफ वो कण घूमते हैं। अगर जब हम इसको यहाँ पे घुमा रहे हैं, यहाँ पे जो कण है, अगर ये घूम रहा होगा तो ये इसका खुद का अपना एक केंद्र होगा जिसके चारों तरफ ये घूम रहा होगा। यहाँ पे जो हमारा कण होगा वो ऐसे जब घूम रहा है तो वो किसी न किसी खुद के अपने केंद्र के अलॉन्ग चारों तरफ ऐसे घूमेगा। ठीक, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो कण होते हैं इनका अपना एक खुद का घूर्णन केंद्र होता है जिसके चारों तरफ ये घूमते हैं सभी कण। ठीक, अब ये सभी कण जो हैं, ये सभी कण ये जो मिल के ये जो पूरा हमारा ये पिंड बना है, और चूंकि इन कणों का जो दूरी है वो घूमने पे बदल नहीं रहा है, वो समान है, इनके सापेक्ष की दूरियां एक बराबर हैं, एक जैसी हैं। यहाँ के कण का घूमने से डिस्टेंस नहीं बदलेगा, वो डिस्टेंस मेंटेन रहता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, एक दृढ़ पिंड है। और चूंकि ये सभी कणों से मिलकर बना है तो हम कह सकते हैं कि पूरा एक ये कणों का निकाय है, और कणों के निकाय को हम क्या बोलते हैं, एक दृढ़ पिंड है। राइट, अब देखिए, अब ये जब घूमता है, जब ये घूमेगा तो क्या होगा कि ये किसी न किसी केंद्र के अलॉन्ग ही घूमेगा। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारे पास ये एक पिंड है, एक पिंड है जो कि वृत्तीय गति करेगा, और ये पिंड जब वृत्तीय गति करेगा तो मान लीजिए एक पॉइंट यहां है, एक कण का एक पॉइंट यहां है, तो ये जब रोटेट करेगा, ऐसे वृत्तीय गति करेगा, तो इसका एक अपना, इसका खुद का एक केंद्र होगा जिसके चारों ओर, जिसके परितः ये ऐसे रोटेट करेगा, घूमेगा। एक हमारा पार्टिकल कण यहां है, एक कण यहां है, और जब ये कण यहां से यहां ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे वृत्तीय गति करेगा, तो इनका एक अपना खुद का केंद्र होगा जिसके चारों ओर ये रोटेट करेगा। सेम उसी टाइप से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कण होगा इनका अपना एक खुद का केंद्र होगा, यहां से यहां तक का खुद का एक रेडियस होगा, त्रिज्या होगा, जिसके चारों तरफ ये ऐसे रोटेट करेगा। ठीक, तो हर कण के एक अपना खुद का घूर्णन केंद्र होता है जिसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, जिसके चारों तरफ वो कण रोटेट करते हैं। और ये सभी कण मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूरा संपूर्ण निकाय बनाते हैं। और चूंकि इन कणों का जो सापेक्ष दूरियां हैं वो हमेशा मेंटेन रहती हैं, बराबर रहती हैं, बदलती नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, दृढ़ पिंड कह रहे हैं। ठीक, तो और जब ये पिंड जब रोटेट करता है, वृत्तीय गति करेगा, जैसे ये हमारी कॉपी है, ये कॉपी को हमने ऐसे घुमाया, तो ये जब हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ये सारे कण जो होंगे, ये जो हमारा जो सरफेस दिख रहा है, जो तल दिख रहा है, तल
समतल वाला ये तल दिख रहा है ना, ये कॉपी ऐसे घूमेगा तो यहाँ पे जो ये प्लेन है, ये जो तल होगा, इस तल के अलोंग ये क्या बनाएगा, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, हमेशा ये लंबवत होगा। ठीक, ये ऐसे घूम रहा है, कड़ ऐसे घूमेगा, सारा कड़ ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसका जो अपना एक सरफेस होगा, ये वाला जो सरफेस होगा, जो इसका तल होगा, उसके अलोंग ये उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो हमेशा ये क्या बनाएगा, तल से 90 डिग्री बनाता है, यानी तल के अभिलंबवत होता है। ठीक, किस टाइप से, तो ये क्या होगा, ये ऐसा कुछ घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, इस केंद्र के चारों तरफ ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, तो ऐसे ये घूमते रहेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या होता है घूर्णन अक्ष। ठीक, हमारा टॉपिक तो था घूर्णन अक्ष। तो जब ये अलग अलग जो कणों के केंद्र हैं, जब ये कण अलग अलग इस किसी निकाय में घूमते हैं, तो जो इनका केंद्र होता है, और यही केंद्रों को जब हम मिला देते हैं, तो इनको मिलाने से जो एक सीधी रेखा बनती है, ये इनके केंद्रों को जब आप मिलाएंगे, इन कणों के केंद्रों को, जो घुरड़ी कण है, जो घूमने वाले कण है, उनके केंद्रों को जब हम मिलाते हैं, तो एक सीधी रेखा जो हमको मिलती है, उसी सीधी रेखा को हम बोलते हैं, ये क्या है, घूर्णन अक्ष है। और इसी घूर्णन अक्ष के चारों तरफ के परितः, चारों ओर यानी चारों तरफ को हम एक वर्ड यूज करेंगे, क्या इंग्लिश में हम बोलते हैं ना अबाउट, तो अबाउट का हिंदी है परितः। इसके इस घूर्णन अक्ष के परितः ये हमारा जो संपूर्ण निकाय है, ये पूरा घूमता है। ठीक, इस निकाय के सभी अक्ष क्या करेंगे, घूर्णन करेंगे। और ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, घूर्णन अक्ष बोलेंगे। ये लाइन कैसे मिली है, जो अलग अलग घुरड़ी कण हैं, उनके जो केंद्र हैं, उस केंद्रों को मिलाने से ये लाइन हमें मिलती है। और ये लाइन कैसी होगी, ये लाइन हमेशा घूर्णन तल के लंबवत होगा। जैसे कि ये हमारा हो गया लाइन हो गया, ये एक लाइन बनेगा ना, ये इसको जो इस कॉपी को जब हम घुमा रहे हैं तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसके सारे कण घूमेंगे और सबका अपना अपना केंद्र होगा अलग अलग। तो उन केंद्रों को जब हम मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा हमें ऐसे मिलेगी, और ये सीधी रेखा क्या है, घूर्णन अक्ष है। तो ये इसको जब हम घुमा रहे हैं तो ये घूर्णन अक्ष जो है, इस पूरे ये जो कॉपी का हमारा जो तल है, सरफेस है, इसके क्या है, लंबवत है। लंबवत का मतलब ही क्या है, हमेशा 90 डिग्री बनाता है, किससे, घूर्णन तल से। कौन, घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, ठीक, घूर्णन तल से। राइट, इतनी चीजें समझ में आई। आगे अब इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक, तो इसमें आप डेफिनेशन में ये लिखेंगे कि जब निकाय के सभी घुरड़ी यानी घूमने वाले, निकाय के सभी घुरड़ी कणों का केंद्र मिलकर, जब निकाय के सभी घुरड़ी कणों का केंद्र मिलकर एक सीधी रेखा बनाते हैं, तो उसे नहीं, लिख लीजिए, जिसे हम घूर्णन अक्ष कहते हैं। ठीक, बात को समझ गए होंगे अब तक आप। ठीक, अब इतना ही नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा और इसके बारे में हम इसकी स्पेसिफिसिटी लिख लेते हैं, क्या है इसकी कुछ और विशेषताएं। पहली विशेषता तो ये लिखेंगे आप कि ये घूर्णन अक्ष जो होता है, ये घूर्णन तल के हमेशा क्या होगा, लंबवत होगा, 90 डिग्री बनाएगा। इस तल के अलोंग जब ये हमारा जो घूर्णन अक्ष है, ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा, लंबवत होता है। तो आप लिख लेंगे घूर्णन अक्ष हमेशा घूर्णन तल के लंबवत होता है। ठीक, घूर्णन अक्ष हमेशा घूर्णन तल के लंबवत होता है।
दूसरी चीज इसकी ये है कि अक्ष के यहाँ पे जितने भी केंद्र हैं, घूर्णन अक्ष के जितने भी केंद्र हैं, ये सारे फिक्स होते हैं। फिक्स यानी निश्चित होते हैं, ये कभी भी नहीं घूमते हैं। ये जो हमारे केंद्र हैं, जो सेंटर ऑफ रोटेशन है, घूर्णन केंद्र हैं, ये हमेशा फिक्स होंगे, निश्चित होंगे। ये कभी भी रोटेट नहीं करते हैं, कभी भी वृत्तीय नहीं गति करते, बल्कि इनके चारों ओर क्या करेंगे, कण गति करेंगे। तो आप लिखेंगे घूर्णन अक्ष के केंद्र घूर्णन नहीं करते हैं। घूर्णन नहीं करते हैं तो फिर ये क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, निश्चित रहते हैं। तीसरी बात ये कि निकाय, ये जो हमारा पूरा निकाय है, जो पूरा एक सिस्टम है, निकाय अक्ष के, घूर्णन अक्ष के जो लाइन है, घूर्णन अक्ष के चारों ओर घूर्णन करता है। ठीक, चारों ओर के लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्ड परितः। परितः का मतलब चारों ओर। तो निकाय अक्ष के परितः घूर्णन करता है। ठीक, दिख रहा है ना? ठीक है। तो यहां तक आपको घूर्णन अक्ष समझ चुके हैं आप। किसी प्रकार की कोई समस्या आई थिंक नहीं होनी चाहिए। क्या होगा, जब हमारा कोई संपूर्ण निकाय है, सिस्टम है, दृढ़ पिंड है, जब वो ऐसे घूमता है, वृत्तीय गति करता है, तो उसके सभी कणों का जो अपना सेंटर होगा खुद का, जिसके अलॉन्ग, जिसके चारों तरफ वो घूमेंगे, वो अलग अलग होता है। और जब उन केंद्रों को हम मिला देते हैं, सभी कणों के केंद्रों को जब हम मिलाते हैं, तो एक सीधी लाइन मिलती है, सीधी रेखा मिलती है। और उस सीधी रेखा को हम बोलते हैं घूर्णन अक्ष बोलते हैं, जिसके चारों तरफ हमारा जो संपूर्ण निकाय है वो वृत्तीय गति करता है, वो घूर्णन करता है, अर्थात घूर्णन गति करता है। ठीक, इसको मैं अब रफ करता हूं। अब थोड़ा सा हेडिंग डालिएगा कि घूर्णन गति की प्रकृति। इसको भी देख लेते हैं। घूर्णन गति की प्रकृति। प्रकृति का मतलब घूर्णन गति अलग अलग अक्षों पे क्या करता है, घूर्णन करता है। ठीक, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको लिखने के लिए, समझने के लिए लिख लीजिए कि ये अलग अलग अक्षों में गति कर सकता है। ठीक, जो हमारा घूर्णन गति है, रोटेशनल मोशन है, वो अलग अलग अक्षों पर, अलग अलग एक्सिस पर गति कर सकता है, जिसको हम बोलेंगे घूर्णन गति की प्रकृति। मतलब कि द्विविमीय, त्रिविमीय, यानी 3 विमा में और 2 विमा में भी ये गति कर सकता है। ठीक, स्थानांतरीय गति की जब हम बात करते हैं तो वो हमेशा क्या करता है, 1 विमीय में गति करेगा। ठीक, 1 डायमेंशनल मोशन करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं घूर्णन की, घूर्णन यानी रोटेशनल मोशन की, तो वो हमेशा द्विविमीय या फिर त्रिविमीय करेगा। अगर वो द्विविमीय या त्रिविमीय गति करता है तो तल के अलांग करेगा। ठीक, 2 तलों के अलांग करेगा, और साथ में वो किसी भी एक्सिस के अलांग, किसी भी एक्सिस के चारों तरफ घूम सकता है। ठीक, कैसे, अब इसको समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं। हमारे पास ये एक बॉडी है, ये एक हमारा पिंड है। इसको देखिए, मैं ऐसे घुमा रहा हूं, घूम रहा है। इसको मैं ऐसे घुमा सकता हूं, और मैं इसको ऐसे भी घुमा सकता हूं, ऐसे भी घुमा रहा हूं। और फिर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे। ठीक, ऐसे। एक बार हमने क्या घुमाया, इसको ऐसे घुमाया, सॉरी, और फिर क्या हमने किया, इसको ऐसे घुमाया, और फिर हमने कैसा घुमाया, इसको ऐसे घुमाया, ऐसे। ठीक, तो एक चीज इसमें आप नोटिस कीजिए, इसमें हो क्या रहा है, कौन सा गति हो रहा है, इसमें घूर्णन गति हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी वृत्तीय गति कर रही है। अक्ष की बात करें, एक्सिस की, किस एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है हमारा घूर्णन अक्ष, क्या होगा। तो जब हम इसको ऐसे घुमाते हैं,
तो ये चीज देखिए, जब ऐसे घूम रहा है तो इसको आप जब एक्स एक्सिस मानेंगे, एक्स अक्ष मानेंगे, तो जब ये ऐसे ऐसे गति कर रहा है तो ये कौन से अक्ष में गति कर रहा है? हमारी घूर्णन अक्ष क्या कहलाएगी? एक्स कहलाएगी। एक्स अक्ष में कर रहा है। किसके अलॉन्ग घूम रहा है? कौन से तल में? तो अगर एक्स हमारा ये है तो ये तल हमारा क्या बचा? वाई जेड। वाई जेड तल में ये गति कर रहा है। दूसरी सिचुएशन में देखिए, जब आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं, जब आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ये ऐसे घूम रहा है, तो ये किसके अलॉन्ग घूम रहा है? कौन से एक्सिस में? वाई एक्सिस में ऐसे घूम रहा है। ठीक, वाई एक्सिस में, वाई अक्ष में ऐसे घूमेगा। किस तल में घूम रहा है? किस तल में? तो ये वाई एक्सिस में तो ऐसे घूम रहा है, उसके अक्ष हमारा वाई है, तो तल क्या हो जाएगा? जेड और एक्स तल में। ठीक, और जब इसको आप ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे, तो ये क्या हुआ? कौन सा एक्सिस है हमारा? किस अक्ष? घूर्णन अक्ष क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। ठीक, और तल क्या हो जाएगा? वाई एक्स। वाई एक्स तल में ये ऐसे घूम रहा है और घूर्णन अक्ष हमारा क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस, जेड अक्ष। ठीक, तो इस चीज को मैं आपको बताना चाह रहा था। बात समझ में आया? क्या क्या हुआ? एक बार आपने इसको ऐसे घुमाया तो अक्ष क्या है? एक्स है। किस तल में घूम रहा है? वाई जेड तल में। फिर आपने इसको ऐसे घुमाया तो हमारा अक्ष क्या है? घूर्णन अक्ष क्या है बना? वाई अक्ष बना। ठीक, और तल क्या है? जेड एक्स है। फिर आपने इसको ऐसे घुमाया, जब आपने इसको ऐसे घुमाया तो जेड अक्ष बना, जो हमारा घूर्णन अक्ष होगा जेड होगा, और तल क्या हो जाएगा? वाई एक्स हो जाएगा। ठीक, डायग्राम से समझना है तो डायग्राम से समझ सकते हैं। हमारे पास ये मान लीजिए कुछ ऐसा पिंड है। ठीक, और इस पिंड को जो हम घुमा रहे हैं, ये एक्स है। जब एक्स के अलॉन्ग आप घुमाएंगे, एक्स के अलॉन्ग जब आप घुमाएंगे इसको, तो ये हमारा कौन सा क्या कहलाएगा? घूर्णन अक्ष। ठीक, घूर्णन अक्ष कहलाएगा। और जब ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो हमारा घूर्णन अक्ष एक्स हुआ। जब एक्स के अलॉन्ग इसको घुमाएंगे तो तल कौन सा होगा? वाई जेड तल। वाई जेड तल में ये घूमेगा। और जब इसको आप ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक, ऐसा घुमा रहे हैं इसको, तो कौन सा घूर्णन अक्ष क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक, ये वाई एक्सिस है। तो घूर्णन अक्ष हुआ हमारा वाई एक्सिस, और तल किस तल में घूमेगा? तो ये इसके घूमने का जो तल होगा वो क्या होगा? वाई इधर घूम रहा है तो जेड एक्स हो जाएगा। ठीक, अब जेड को तो हम शो करा नहीं सकते यहाँ पे, तो इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि जब आप इसको ऐसे रोटेट करा रहे थे ऐसे, तो आपका अक्ष कौन सा होगा? जेड होगा। अक्ष हो जाएगा जेड। ठीक, और ये आपकी बॉडी रोटेट करेगी किसमें? वाई एक्स तल में ऐसे। ठीक, बात समझ गए? और जब हम बात करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, एक चीज और होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा पिंड है जिसको हम रोटेशनल मोशन करा रहे हैं, घूर्णन गति करा रहे हैं, तो हो सकता है वो एक बार या तो ऐसे घूमे या तो फिर उसका उल्टा ऐसे घूमे, यानी घड़ी की दिशा में भी घूम सकता है, जिसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है तो जिसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो जब कोई भी हमारा पिंड क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमता है, तो वो घड़ी की दिशा में जब घूमता है तो वो किधर जाता है? वो हमारे अंदर की ओर आता है, अंदर की तरफ आएगा। जब ये ऐसे घूमेगा, ठीक, ऐसे घूमेगा तो वो आएगा किधर? हमारे अंदर की तरफ आता है। जब कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे आप घुमाते हैं तो वो फिर आपकी ओर यानी बाहर की ओर ऐसे निकलता है। ठीक, तो जब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में हम यूज करते हैं इसको, तो जो एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में जो घूर्णन होगा ऐसे उल्टा, उसको हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव कंसीडर क्यों करते हैं? क्योंकि वो बाहर की ओर निकलता है जब एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन कराएंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं कि नट कोई खोल रहे हैं बोल्ट से, नट बोल्ट आप जब खोलेंगे तो ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। और एक क्या हो सकता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो अंदर की ओर आएगा, जब आप उसका रोटेट कराएंगे तो वो आएगा नेगेटिव, उसको हम कंसीडर करते हैं।
ये हम न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर यूज़ करेंगे फिलहाल, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए कि क्लॉकवाइज घूर्णन गति कब होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन गति कब हम मानते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब कोई अगला जो टॉपिक रहेगा थोड़ा सा समझना है उसको। तो देखिए, अभी तक हमने देखा कि एक फिक्स्ड एक्सिस है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, जो निश्चित अक्ष है, घूर्णन अक्ष, जिसके चारों तरफ हमारी पूरी बॉडी है, जो दृढ़ पिंड है, वो घूम रहा है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा बॉडी है जो कि दोनों मोशन को दिखा रहा है, दोनों गतियों को दिखा रहा है, घूर्णन अक्ष कर रहा है और साथ साथ में, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि एक से ज्यादा गति कर रहा है। ठीक, एक से ज्यादा गति कर रहा है, बॉडी एक ही है, पिंड एक ही है, लेकिन गति उसमें दो देखी जा रही है, जिसमें कि हम ऐसा भी देख रहे हैं कि जो उसका जो अक्ष होगा, जो घूर्णन अक्ष है, वो भी गति कर रहा है। क्या ऐसा कोई बॉडी हो सकता है जिसमें घूर्णन अक्ष स्वयं गति करे? ठीक, एक तो ये है कि घूर्णन अक्ष के चारों तरफ सारे कण घूमते हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जो घूर्णन अक्ष है वो खुद घूम रहा है, वो खुद घूम रहा है, घूर्णन अक्ष भी घूम रहा है, और उस पिंड में जो हमारी कोई बॉडी है उसमें एक से ज्यादा गतियां देखने को मिल रही हैं। ठीक, तो ये किस प्रकार का हो सकता है, तो चलिए हम उसको समझ लेते हैं। पंखा देखे हैं सभी लोग? तो जो हमारा सीलिंग फैन है, छत वाला फैन है, ये जो हमारा छत वाला फैन है, यहाँ पे ये पंखा ऐसे लगा हुआ है, इसके ब्लेड्स ऐसे घूम रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा घूर्णन अक्ष हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ये रॉड हो जाएगा। ये रॉड हो जाएगा हमारा घूर्णन अक्ष, जिसके चारों तरफ ये हमारा पंखे का ब्लेड घूम रहा है, इसके सभी कण घूम रहे हैं। तो ये हो गया हमारा घूर्णन अक्ष। लेकिन एक दूसरे प्रकार का आप पंखा देखे होंगे जिसको बोलेंगे आप टेबल फैन। जब हम बात करते हैं टेबल फैन की, टेबल पंखा की, तो टेबल पंखा कैसा होता है? उसमें आप देखे होंगे कि क्या होता है कि एक स्टैंड लगा रहता है, ऐसे एक स्टैंड लगा रहता है, और यहां से ये हमारी एक एक्सिस होगी, घूर्णन अक्ष होगा, जिसके चारों तरफ इसमें ये ब्लेड्स ऐसे घूमता है। ठीक, ये ब्लेड्स ऐसे घूमेगा पंखे का, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा घूर्णन अक्ष हो गया, जिसके चारों ओर ये हमारा ब्लेड्स घूम रहा है पंखे का, राइट। लेकिन इसमें हम ये एक चीज ये महसूस करते हैं कि ये जो टेबल पंखा होता है ये तो घूमता ही घूमता है, लेकिन साथ में ये ऐसे रोटेट भी होता है। ये ठीक, एक बार इधर गया तो इधर इधर के जो लोग बैठे थे उनको हवा दिया, फिर ऐसे ब्लेड तो घूम ही रहा है, घूमते घूमते फिर इधर आया, इनको हवा दिया, फिर इनको हवा दिया, फिर इनको हवा दिया, फिर ऐसे फिर ऐसे। तो ये बार बार ऐसा एक प्रकार की और इसमें गति हो रही है, घूर्णन गति। ठीक, ब्लेड तो इसके घूम ही रहे हैं घूर्णन अक्ष के चारों तरफ, लेकिन साथ साथ में इसमें हम महसूस करते हैं, देखते हैं कि एक गति और हो रहा है, जिसमें कि ये यहाँ पे जो स्टैंड है, ये जो घूर्णन अक्ष है, वो खुद घूम रहा है। ठीक, ऐसे ये ऐसे। तो इसमें फिक्स पॉइंट क्या है? किसके अलॉन्ग जो इसका बिंदु फिक्स होगा, एक बिंदु तो कोई ना फिक्स होगा ना, जिसके अलॉन्ग ये घूमेगा ऐसे ऐसे। तो फिक्स पॉइंट कहाँ रहता है? वो फिक्स पॉइंट यहाँ पे रहेगा। ठीक, एक बिंदु यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं, एक पॉइंट को यहाँ पे फिक्स करेंगे, और इस अक्ष के अलॉन्ग ये तो हमारा ब्लेड घूमता ही घूमता है, लेकिन साथ में ये अक्ष, ये जो अक्ष है, ये भी ऐसे ऐसे रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है। ठीक, तो इसमें एक से ज्यादा घूर्णन गति हो रहे हैं, और ये यहाँ पे क्या होगा? फिक्स बिंदु होगा, निश्चित बिंदु होगा, जिसको हम बोलते हैं धुरी, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पिवोट। तो इस धुरी के अलॉन्ग ये हमारा जो अक्ष है वो घूमता है। ठीक, धुरी हमारी निश्चित रहती है, फिक्स रहती है। ठीक, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि निकाय का ये क्या है? ये निकाय का निश्चित बिंदु है, निकाय का निश्चित बिंदु जो नहीं घूमता है। ठीक, निकाय का ये धुरी क्या हो जाएगा? निश्चित बिंदु, जो ये तो नहीं घूमेगा, लेकिन ये घुमाएगा किसको? घुमाएगा ब्लेड तो घूम ही रहा है इस एक्सिस पे, साथ में ये घूर्णन अक्ष को भी ऐसे घुमा रहा है, राइट। तो ये एक प्रकार की खासियत इसमें हम लोग देखते हैं
किसमें, रोटेशनल मोशन में, घूर्णन गति में, कि ये इसमें एक से ज्यादा गतियां हो सकती हैं और जो घूर्णन अक्ष होता है वो स्वयं भी गति कर सकता है। ठीक। एक हमारे दैनिक जीवन में एक दूसरा एग्जाम्पल है इसका। दूसरा एग्जाम्पल ये है लट्टू का। लट्टू सारे लोग नचाए होंगे। लट्टू में हम ये देखते हैं कि ये लट्टू है और ये जब इसको हम नचाते हैं, ठीक, जब लट्टू को हम नचाते हैं तो इसमें ये इसका क्या हुआ, घूर्णन अक्ष हुआ, जिसके चारों तरफ ये ऐसे लट्टू नाचेगा। नाचेगा तो जरूर, लेकिन ये हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इसका फिक्स पॉइंट रहता है ये वाला, इसका जो एक्सिस है ये भी रोटेट करता रहता है। ठीक, मतलब ये जो हमारा घूर्णन अक्ष होगा इसका जो एक बिंदु यहाँ पे होगा वो तो फिक्स रहेगा, मतलब इसका धुरी कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा धुरी, जो जिसका एक बिंदु हमारे पृथ्वी के संपर्क में निश्चित रहता है। पृथ्वी के संपर्क में ये बिंदु तो निश्चित रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो घूर्णन अक्ष का ऊर्ध्वाधर टॉप होगा, जैसे ये हमने एक लट्टू नचाया और लट्टू का मान लीजिए ये है हमारा घूर्णन अक्ष, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पे ये लट्टू ऐसे नाच रहा है। ठीक, ये लट्टू ऐसे नाच रहा है तो हम ये देखते हैं कि घूर्णन अक्ष के चारों तरफ ये लट्टू का जो संपूर्ण निकाय है ये तो घूम ही रहा है, साथ में इसका जो अक्ष है ये भी घूम रहा है। ठीक, और लेकिन फिर यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या है, धुरी क्या है, तो धुरी यहाँ पे जो इसका अक्ष का एक बिंदु होगा वो संपर्क में, धरती के संपर्क में फिक्स रहता है और जिसके चारों तरफ ये हमारा अक्ष भी ऐसे घूमता रहेगा। ठीक, धुरी जहां पे नीचे रहेगा संपर्क में पृथ्वी के वो फिक्स रहेगा और जो हमारा संपूर्ण निकाय है वो तो घूमेगा ही घूमेगा, साथ में उसके अक्ष भी घूमता रहता है। ठीक, किस केस में, लट्टू के केस में। समझ गए? तो इस प्रकार से ये हमारा लट्टू ऐसा, ये बिंदु फिक्स रहेगा हमेशा और हमारा लट्टू ऐसा घूमता रहेगा। ठीक, और इस पूरे घूमने की प्रक्रिया को हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं प्रिसेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं पुरस्सरण। किस प्रोसेस को, यही प्रोसेस को जिसमें कि एक धुरी फिक्स रहता है पृथ्वी के संपर्क में और जो घूर्णन अक्ष होता है, घूर्णन अक्ष का जो टॉप होता है, जो ऊर्ध्वाधर होता है, वो भी इसके साथ साथ लट्टू के साथ साथ घूमता रहेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पुरस्सरण। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या होता है पुरस्सरण का। पुरस्सरण की डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। यदि किसी पिंड के घूर्णन गति के साथ साथ घूर्णन अक्ष भी ऊर्ध्वाधर अभिलंब के परितः का मतलब चारों ओर गति करता है तो उसे हम पुरस्सरण कहते हैं। ठीक, तो ये था आज का क्लास। जाते जाते एक चीज और, ये खड़े होके हम किसी चीज को ऐसे घुमा रहे हैं, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है हमारा, तो ये कौन सा गति हुआ, घूर्णन गति हुआ। ठीक, जिसमें कि हम खड़े होके किसी चीज को ऐसे घुमा रहे हैं तो ये कौन सा गति हुआ, घूर्णन गति हुआ। और जब हम इसी चीज को यहां से ऐसे ले जा रहे हैं, इधर ला रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं, तो ये कौन सा मोशन हुआ, ये कौन सा गति हुआ। जब इसी चीज को हम इधर ले जाते हैं या फिर इधर ला रहे हैं तो ये कौन सा गति हुआ, स्थानांतरीय गति हुआ। ठीक, अब यहाँ पे मुझे बताइएगा, ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं ए बी, ए बी, ए बी। अब बताइए ये किस प्रकार की गति हो रहा है, यहाँ पे ये जा रहा है इधर, तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये कौन सी गति हो रहा है, एक लीनियर गति है, रेखीय गति हो रहा है सीधी रेखा में, तो कौन सी गति कहलाएगा, स्थानांतरीय गति कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसके जो कण के जो सापेक्ष दूरियां हैं वो एकदम निश्चित है, ए बी ए बी ए बी। क्या ये दूरियों में कोई फर्क हो रहा है, क्या ये बदल रही हैं, नहीं बदल रही हैं, तो ये स्थानांतरीय गति हुआ। अब दूसरा देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम इसको बदल दे रहे हैं, ए बी, अब बी यहां आ गया, ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, ए इधर आ गया। अब कौन सी गति हो रही है,
क्या ये अभी रोटेशनल मोशन है? क्या ये अभी घूर्णन गति है? बिल्कुल नहीं है, घूर्णन गति ये अभी नहीं है। इसके लिए हम क्या एक नाम देते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन यानी लोटनिक गति। लोटनिक गति, लोटनिक गति यानी रोलिंग मोशन, जिसमें कि ये देखिए रोटेटिंग मोशन तो घूर्णन गति तो हो ही रहा है, और साथ साथ में क्या हो रहा है, साथ साथ में ये ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, ये स्थानांतरी गति भी हो रहा है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, लोटनिक गति को लोटनिक गति बोलेंगे। घूर्णन गति कब बोलेंगे, जब कोई भी चीज एक ही जगह स्थिर होकर ऐसे घूमता रहे तो वो कहलाएगा घूर्णन गति। और ये जब घूमते घूमते दूर भी जा रहा है, ऐसा ये देखिए घूमते घूमते चक्का है, कोई दूर भी जा रहा है, ऐसे दोनों गतियां हो रही हैं इसमें, तो इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं लोटनिक गति यानी रोलिंग मोशन। सो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। दिस मच, थैंक यू।